हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस सेट का। और ये सेट नंबर आपको बता दें दोस्तों, आज का जो सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सेट नंबर 124 होगा। 123 नंबर सेट कर चुके हैं दोस्तों हम लोग। और ये सभी के सभी यहाँ पर प्रश्न जो होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे, 9/9/2022 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो पेपर हुआ था उसी का हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन का सोर्सेस की अगर बात करें दोस्तों, आपके सामने वो भारी भरकम किताब दिख रहा होगा और रेलवे के लिए ऑथेंटिक किताब माना जाता है दोस्तों, द प्लेटफॉर्म, रुखमणी प्रकाशन का ये किताब दोस्तों बेहतर माना जाता है रेलवे के लिए। और इसी से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। जो वॉल्यूम 2 इसका एडिशन आया है वही उसी से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पर तो देख सकते हैं आप सभी लोग। ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC और ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही बेहतरीन किताब माना जाता है दोस्तों। तो जितने भी रेलवे की कैंडिडेट हैं, रेलवे के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग इसे जरूर देखिएगा। अपने भाई बहन मित्र दोस्त जो भी हैं सभी तक इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खासकर यहाँ पर RRB ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2025 का जो यहाँ पर आया है यहाँ पर वैकेंसीज, उसी का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के लिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, बता दीजिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं दोस्तों, शुरू किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देरी नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों से बातें नहीं ज़्यादा करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम बात करेंगे टू द पॉइंट के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आराम से पढ़ना है। इस प्रश्न में कहा गया कि यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9y 4 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 42 51 39z2 9 से विभाज्य है, तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा आपको बताना है। चलिए क्या करना है दोस्तों, इसमें कैसे आपको इसको डील करना है तो ध्यान से समझेंगे दोस्त। यहाँ पर 3x 54 79 y 4 ये किससे विभाज्य है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 88 से विभाज्य है। 88 में आपने देखा इसको 11 8 88 होता है, यानी अगर कोई संख्या 11 से भी कट रहा हो और 8 से भी कट रहा हो तो वह संख्या 88 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम के 3 अंक देखिए 8 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो अगर आप यहाँ पर 8 से भाग देंगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर 8 ले लेंगे दोस्तों, तो देखिए 8 से भाग करिए 9 16 84 हो गया। 8 से भाग करेंगे 8 1 कम 8 बचेगा 1, 8 2 16 बचेगा 2, 8 3 24, यानी y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, y का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब आइए 11 से भी कटना चाहिए, तो 11 का नियम लगाइए यहाँ पर। देखिए 3 + 5 8 7 15 15 और 8 23, ठीक है 23 हो गया। इसका आइए यहाँ पर आइए 4 9 13 13 4 17 17 में क्या आप रख दें कि वो 23 बन जाए, तो 17 6 23, यानी यक्स के स्थान पर क्या रख देंगे आप, यहाँ पर 6 रख देंगे। ठीक है, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो 6 रख देंगे, कोई दिक्कत। यक्स और वाई का मान निकल गया। इसी प्रकार यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से देखिए 42 51 39 z2, ये 9 से विभाज्य है, तो 9 का नियम लगाइए दोस्तों। देखिए 9 से कोई संख्या विभाज्य होती है तो 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग 9 बनाना है आपको जोड़ के। ये तो 9 है, खत्म हो जाएगा। 5 + 4 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 और 1 3 3 6 2 8, अभी 8 को 9 बनाना है तो क्या आपको जोड़ना पड़ेगा 1, यानी जेड के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जेड का मान 1 आ गया। आपको किसका मान बताना है, इसका मान बताना है। 3x का मान क्या है, 6 है, और प्लस का 2y, y का मान क्या है, 8 है, माइनस जेड का मान 1 है, तो 6 3 18
और प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1, तो 16 में से 1 गया 15, 15 और 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 5 13 यानी 33 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वह 33 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सवाल समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट में बताइए क्या आपको यह सवाल समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। चलिए भाई लगाइए। इसमें बोला गया है कि 7 साइन स्क्वायर यक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 4 है और यक्स न्यून कोण है। न्यून कोण माने होता है कि 90 से छोटा है। ठीक है, तो कॉट यक्स प्लस टेन यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब उसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह तो यक्स है, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 3 कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7, देखिए 7 का गुणा करेंगे अंदर 1 में और कॉस स्क्वायर यक्स में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर यक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर यक्स। 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा क्या, 4 बचेगा। ठीक है, इधर बराबर में 4 भी है दोस्तों, यहाँ पर बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 कास स्क्वायर यक्स बराबर, और 4 में से घटाएंगे 7, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि आप 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो कास स्क्वायर यक्स का मान आ जाएगा कितना 3/4। क्या आएगा 3/4, स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या अंडर रूट में हो जाएगी, इधर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने डिग्री का मान होता है 3/2, तो सर ये होता है कितने का, थीटा के स्थान पर यक्स है तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, ये कितने का होता है, तो ये होता है कितने का बता दीजिए आप लोग, 30 डिग्री का। कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, आपको यहीं पर रख देना है मान, यहाँ पर काट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 हो जाएगा यहाँ पर, और टेन 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, इसका गुना करेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी 4/√3, 4/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात क्लियर है। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ की बात करें हम लोग यहाँ पर, पीडीएफ के लिए भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों पीडीएफ बेनिफिशियल है। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसका आपको लिंक भी मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यहाँ पर बोला गया, दिया गया ग्राफ दो परिवारों F1 और F2 द्वारा किए गए व्यय प्रतिशत में का विवरण प्रदान करता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यह F1 के बारे में बोला गया, F2 के बारे में बोला गया है। इसमें कहा गया कि परिवार F1 द्वारा किराना और खरीदारी के लिए औसत प्रतिशत व्यय ज्ञात कीजिए। किराना मतलब ग्रोसरी, ठीक है, और खरीदारी मतलब शॉपिंग। यहाँ पर देखिए किसके लिए बोला गया है, F1 के लिए। तो F1 के लिए ये वाला है जो गाढ़ा रंग का है, ठीक है, ये F1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रोसरी में क्या है, यहाँ पर ग्रोसरी में कितना है 20, ये वाला 20 हो जाएगा, और शॉपिंग में क्या है यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका औसत आपको बताना है, क्या बताना है, औसत बताना है। तो 20 + 10/2, ठीक है, तो 30/2 यानी 15 हो जाएगा। तो कितना परसेंट होगा यहाँ पर, 15% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई लगाइए सवाल को। एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपये में और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 रुपये में बेचता है। उसका समग्र लाभ है या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर आइए दोस्तों, अब देखिए यह 650 रुपये में बेचा है 30% के लाभ पर, इसका मतलब 130% पर बेचा है। तो 130% का मान यहाँ पर कितना है, 650 है। आपको 100% का मान निकालना है, तो 650 का 100/130 हो जाएगा। ये क्या है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा यहाँ पर, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 5 65, यानी हो जाएगा कितना, सीपी इसका 500। सीपी कितना जाएगा यहाँ पर, सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। दूसरे के लिए यहाँ पर 950 में बिका है, 950 में बेचा गया है 5% की हानि पर, तो कितना में बिका है, 95% पर। तो आपको यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा दूसरे के लिए, तो 100 क्या कर देंगे यहाँ पर 95 कर देंगे। यहाँ से सीपी निकल जाएगा, यहाँ से कटेगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, 1000। ये सीपी 1000 हो गया, ये CP1, इसको CP2 मान लेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना सीपी हो जाएगा यहाँ पर, 1500, 1500। ठीक है, 1500 यहाँ पर सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और इसका एसपी क्या हो जाएगा, टोटल जोड़िए 650 और 950 जोड़ेंगे तो 9 6 15 1 1600। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा यहाँ से 1600 हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर दोनों का रेशियो लेंगे अगर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 का सामान 16 में बिका है, कितने का फायदा, 1 का, किस पर, 15 पर, गुणे 100, गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे 100। 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 20 5 100, 16 3 से काटेंगे 3 6 18 2 20, यानी 6 से ही 2/3% का क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ होगा 6 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल दोस्तों आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, आसानी से आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, ये दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 100%, माफ कीजिएगा, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान में जनसंख्या आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या पूछा गया। भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी पहले 10 था, अब वृद्धि हुआ है तो अब कितना हो गया 11। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष। एक बार फिर लिख देंगे, इसका रेशियो निकालेंगे यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121। भाई ये पहले क्या था यहाँ पर, कितना था यहाँ पर 10,000, अरे बोलिए 10,000, 100 का मान 10,000, पहले 10,000 था, अब कितना हो जाएगा, तो 121 तो आएगा। भाई 121 जिस ऑप्शन में रहेगा वही सही होगा, 121 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, एक अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 121 का अनुपात निकालेंगे तो 121 100 हो जाएगा, मतलब 12,100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो दबा कर लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जूम, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। मानवी का वर्तमान आयु क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मानवी का वर्तमान आयु यह मान ले रहे हैं, इसका कितना गुना, 2 गुना, इसका 2 गुना, मानवी की वर्तमान आयु का 2 गुना, और तानवी की वर्तमान आयु टी मान रहे हैं, तो इनका जो योग है वो कितना है 35 वर्ष है। कितना है 35 वर्ष है। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है कि तन्वी
के पिता की वर्तमान आयु, तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है। देखिए ये जो तन्वी के पिता हैं, तन्वी की वर्तमान आयु का 3 गुना है, 3t के बराबर है। ठीक है, आगे मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मानवी का जो ब्रदर है, भाई है, वो मानवी की आयु से कितना वर्ष ज़्यादा है, 6 साल ज़्यादा है। ठीक है, आगे कहा गया कि तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, यानी इन दोनों का सम किसके बराबर, 56 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस 6 प्लस 3t बराबर कितना, 56। तो m प्लस 3t बराबर 6 को उधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, m प्लस 3t बराबर कितना, 50। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब करना क्या है, आपसे पूछा गया कि मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यम का मान निकालना है। तो यम का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। चलिए, जिसको निकालना है उसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, उसको ढक लेना है। मान लीजिए आप यम का मान निकाल रहे हैं तो यम वाले को छेड़ना नहीं है, बाकी तिरिया गुना कर देना, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105 आ जाएगा। 35 तियाँ 105, 105 माइनस, और इस बराबर वाले को ढक लेना है, बाकी इधर तिरिया गुना कर देना है, 3 का 2 में और 1 का 1 में। तो 3 दूना 6, 6 में से सॉरी दोस्तों 35 तियाँ 105 हो गया। अब 50 का गुना 1 में करेंगे, यहाँ पर 50 1 कम 50 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है, बराबर वाले को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बराबर वाले को ढक लेना है, बाकी तिरियक गुना 3 का 2 में और यहाँ पर 1 का 1 में कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से यम का मान कितना आ जाएगा, यम का मान 55/5, 55/5, 55/5 भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी यम का मान जो आएगा वह 11 आएगा। अब फिर आप टी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर टी का मान कैसे निकालेंगे भाई, वही प्रोसेस फिर यहाँ पर लगाएंगे। जिसको निकालना है उसको ढक लेना है, इस बार टी वाले को ढक लेना है, टी वाले को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, टी वाले को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, 50 का गुना यहाँ पर 2 में कर देंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम 50 का गुना 2 में करेंगे तो 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा माइनस। अब 35 का गुना एम के गुणांक में करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 35 1 कम 35, 35 1 कम 35 बटे नीचे वही 5 आएगा। वही काम करना है, नीचे लिखने के लिए हमेशा क्या करेंगे, बराबर में जो दिया गया बराबर के दाएं साइड में इधर उसी को ढक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर टी का मान क्या हो जाएगा, 65/5, 65/5, 5 से काटेंगे 13 5 65। अब दोनों का सम पूछा गया है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 11 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 13 आप प्लस 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। ये पूछा है दोनों की उम्र का योग कितना होगा, तो 24 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। कितना था, तो 160 रुपये था। ठीक है भाई, यहाँ पर जो बात बोला गया ना उसको आप नोट कर लीजिए, पहले जो बात बोला गया उसको नोट कर लीजिए भाई। यहाँ पर 2 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम, एक दिन सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, ये बोला गया। एक दिन 2 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 2A और 2G, ग्रेप्स मतलब अंगूर होता है, 2G का जो योग था, मतलब जो उनका मूल्य था टोटल, वह 160 के बराबर था। एक बार फिर समझिए,
2 किलोग्राम एप्पल, 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम का दाम अगर ₹1 है एप्पल के लिए, तो 2 किलोग्राम का दाम 2A। उसी प्रकार यहाँ से ग्रेप्स यानी अंगूर के लिए 2G हो जाएगा, और टोटल इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 160 रुपये हो जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या है? 1 हो जाएगा। 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब है। कितना किलोग्राम सेब है? 4 किलोग्राम, यानी 4A प्लस 3 किलोग्राम अंगूर 3G। इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपये है। 30 रुपये था, ठीक है। यह मानते हुए कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तब एप्पल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो आप ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आपको ए का मान निकालना है। अभी अभी इसके पहले जैसे हमने आपको तरीका बताया है, वही तरीका यहाँ भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी पीछे नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर समझ जाएंगे भाई, बस आपको ध्यान से समझना है। ए का मान निकालना है, जिसको निकालना है उसको नहीं छेड़ना है, उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। बाकी तिरिया गुना करेंगे, 300 का गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 600 माइनस 160 का गुना 3 में करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा यहाँ पर 480 बटे। अब करना है क्या? नीचे लिखने के लिए ये जो बराबर में ये जो 160 और 300 दिया है, इसको एकदम से नहीं छेड़ना है, इसको भूल जाना है। बाकी जो बचते हैं इधर वाले, इसका तिरिया गुना कर देना है। देखिए 3 का गुना 2 में, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं तो 8 में से 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? 120 बटे में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 रुपये। 60 रुपये प्रति किलोग्राम एप्पल यानी सेब का मूल्य है, ठीक है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 8वां, इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग भाई, क्या होगा? एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर सक्सेसिव लग जाएगा दोस्तों, सक्सेसिव कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 30 60, 30 3 त्रिक का 9, 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 69% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 69% का लाभ, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पर फास्ट करेंगे, है ना भाई? तो चलिए इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी आधार की त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर है। बेलन का ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ये किसके बराबर है? 1848 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 19.6, एच का मान निकालना है बराबर 1848, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, बचेगा कितना? 7, 11 छक्का 66, बचेगा कितना? 8, 11 8 88, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 0 यहाँ पर लगा देंगे, और 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 60 हो जाएगा। फिर 4 बचा है, 4 से काट देंगे, 15 चौको 60। तो एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग क्या होगा। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है
और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो इनकम होता है, इनकम आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय प्लस सेविंग यानी बचत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे जो उसका क्या है, उसके जो व्यय है बचत से 125% ज़्यादा है। अगर बचत की बात करें हम लोग, अगर बचत को हम मान लें 100% था, बचत 100 था, तो उसका जो एक्सपेंडिचर यानी उसका जो व्यय है क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, क्योंकि 125% ज़्यादा है। तो उसका इनकम कितना होगा, इनकम क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 325 आ जाएगा, 325 उसका इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया यदि उसके व्यय में 6% की कमी हो जाए। अब यहाँ पर 6% की कमी, डायरेक्ट जो बात बोला गया वही निकालिए, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, तो 225 का 6% निकालेंगे, 6% निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 20 पाँचे 100, अभी 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 45 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 9 45 आ जाएगा। अभी भी इसको काट देंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 3 6, 9 3 27/2, 27/2 का मतलब कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 13.5 आ जाएगा, यानी कितने कमी हो गया यहाँ पर, 13.5 का यहाँ पर कमी हुआ है। अच्छा कमी है ना, इसको अलग पेन से लिख दे रहे हैं, 13.5 की कमी हुआ है। ठीक है, 13.5 की यहाँ पर कमी हुआ है। वही काम यहाँ भी करेंगे आप, उसके बचत में 26.5% की वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कितना का हो जाएगा यहाँ पर, 26.5% का, 100 का 26.5 निकालेंगे 26.5 आएगा, तो यहाँ पर 26.5% इतना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ये वृद्धि है। ठीक है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय पर दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, कितना आएगा 13 अनुपात। ठीक है भाई, ये जो जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ा जाएगा, लेकिन 1 + 1 - तो घटेगा, तो 13 आ जाएगा। अभी उसकी आय में कितना, ये क्या है, ओवरऑल क्या है, वृद्धि है, क्योंकि आप ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि आएगा, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, तो सर यहाँ पर 13/13 का वृद्धि है, किस पर, 325 पर गुणे 100, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 13 5 65, 5 चौको 20, यानी 4% की उसकी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की बात किया गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण पी कोण क्यू कोण आर बराबर 6, संबंधित 7 संबंधित 5 है, तो कोण क्यू का मान बताइए क्या होगा। कोण क्यू का मान बोला गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो 6 7 13 5 18, 18 अनुपात का मान कितना है, 180 अंश। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10, काटेंगे कट जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10। तो कोण क्यू का मान पूछा गया है, क्यू क्या है, 7 अनुपात, तो 7 का मान पूछा गया है, 7 से गुना कर देंगे तो 7 दाहिने 70 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है, किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताइए। मेरे दोस्तों अभाज्य संख्याओं का महत्तम एक होता है, क्या होता है, एक होता है। ये रटा रटाया चीज है दोस्तों, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का मस सदैव एक होता है और लस उनका गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए आगे,
एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 56 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अपनी यात्रा को अपनी पिछली चाल से बढ़ाकर उसे 33 सही 1/3% मार्ग 33 सही 1/3% कर देता है और मार्ग ए पर लौटता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल बताइए क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए पहले उसका जो चाल था क्या था, पहले जो चाल था तो 56 सही 1/4 था। 56 सही 1 क्या था, तो 1/4 था उसका पहले औसत, पहले उसका चाल यही था 56 सही 1/4। 56 सही 1/4 उसका पहले का चाल था। बात क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए 56 सही 1/4 उसका पहले का चाल ये था। ठीक है, पहले का चाल ये हो गया। हुआ क्या, अब उसने अपने चाल में 33 सही 1/3% का वृद्धि कर दिया। 56 से 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 चौक 24 25 के 5 हासिल का 2 और 4 5 20 2 22 यानी 225 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। पहले उसका चाल ये था, अब उसने चाल में वृद्धि कर दिया है, चाल बढ़ा दिया। पहले का चाल ये था, इसमें चाल बढ़ाने के बाद कर दिया क्या, 33 सही 3% यानी 1/3 बढ़ाया है, यानी 4/3 कर दिया यहाँ पर 4/3। तो यहाँ पर कट जाएगा यह। ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 3 7 21 1 बचेगा, 3 5 15। अब चाल क्या हो गया उसका 75 हो गया। पहले चाल क्या था, ये था। अब चाल क्या है, ये हो गया। इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल यानी 225 गुणे 4 गुणे 75 बटे दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग करना है। तो देखिए दोनों चालों को जोड़ेंगे यानी 225 बटे 4 प्लस 75। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए इसको जोड़ेंगे तो 75 चौका 300, 300 में आप 225 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 525 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 525 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। 525 बटे में क्या आएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 525 बटे में कितना तो 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 5 25 या फिर आप इसको 25 से काटिए तो 25 दूना 50 25 एक कम 25 25 से 3 75 3 से काटेंगे 3 7 21 7 से इसको काट देंगे दोस्तों 7 त्रिक 21 बचेगा 1 नहीं, ये 7 से नहीं कटेगा क्या, 7 से कटेगा दोस्तों, 7 से नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21 बचेगा यहाँ पर 3 नहीं कटेगा यहाँ पर 7 से। तो अभी 7 से नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 दूना 50 यानी 450 यहाँ पर आ जाएगा। 450 बटे में 7 आएगा, 7 से भाग करेंगे अगर तो 7 छक 42 7 छक 42 42 और 3 बचेगा 7 त्रिक 21 7 चौक 28 2 30 यानी 64 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आ जाएगा। 64 सही 2/7 किस ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है इसको 0.177 पर बार है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए करना क्या है यहाँ पर, इसको कैसे बदलते हैं P/Q के फॉर्म में, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर 17 है, 17 को लिखिए, जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, एक पे बार नहीं एक को घटा देंगे बटे जितने अंकों पर बार है उतना 9 लिखते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं होता उतना 0 लिखते हैं। एक ही अंक पर बार है एक ठो 9, एक अंक पर बार नहीं एक ठो 0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 16/90, 2 से काटेंगे 2 8 16 45 दूना 90 यानी 8/45 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न इसको लगाइए दोस्तों,
इसमें क्या कहा गया कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध का प्रयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य 35 और बहुलक 140 है। बहुलक क्या है, तो बहुलक 140 है, यहाँ पर दे रखा है। चलिए भाई, अब यहाँ पर जानते हैं आप बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखिए बहुलक कितना दिया है, 140 दिया गया है, और बराबर 3 माध्यिका को हम कैपिटल एम लिख दे रहे हैं, माइनस 2 माध्य। तो 35 दूना 70 जाएगा, 70 उधर जाएगा जुट जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर 0, 7 4 11 1 1 2 210 हो जाएगा, बराबर 3 एम। 3 माध्यिका, 3 से काटेंगे 3 7 21 यानी 70 हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, माध्यिका कितना आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये जो फार्मूला है आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, हालांकि पूछा ही गया है, उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं। चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं। अब मूल अगर ये दिए गए हैं तो आप द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं? द्विघात समीकरण निकालने का तरीका होता है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण निकालने का ये तरीका होता है, ये फार्मूला समझ लीजिए, यही द्विघात समीकरण है। अब मूलों का योग करना है आपको, यानी आपको जोड़ना है यहाँ पर, तो 2 माइनस, हालांकि माइनस में तो घट जाएगा, माइनस 1/2, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर मूलों का योग क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे माइनस का 1/2 करेंगे, कटेगा -1 आ जाएगा, तो मूलों का गुणनफल -1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 बराबर कितना 0। 2 का गुना कर देंगे इधर, 2 का गुना इधर, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कहाँ पर दिया गया है बताइए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 यानी डी ऑप्शन में दिया गया है, और डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। डी वाला प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न आप लोगों ने देखा और इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। देखिए, जब किसी संख्या में से संख्या, ये क्या बोला भाई, थोड़ा सा सवाल उल्टा पुल्टा हो गया भाई, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। जब किसी संख्या में सवाल ऐसे, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ऐसे है, संख्या बताना है। 47.1/2 का मतलब क्या होता है, देखिए 47.1/2 का मतलब क्या होता है, 47 दूना कितना होता है भाई 94, 1 95, तो यहाँ पर हो जाएगा 95 बटे में कितना 2, परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 1/100 जाता है, तो नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से काटिए कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 5 से काटेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, होगा, होगा इतना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 19 बटे में 20 दूना 40। ठीक है, अब वो मूल संख्या क्या है 40 है, जब इसमें वृद्धि करते हैं 19 का तो संख्या क्या हो जाती है 590। जब मूल संख्या 40 में 19 का जब वृद्धि करेंगे तो वो संख्या किस अनुपात में हो जाएगी, तो सर वो संख्या 59 के अनुपात में हो जाएगी, और 59 का मान ही कितना दिया है 590 दिया गया है, 590। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 59 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 1 का मान 10,
तो मूल संख्या क्या है 40 अनुपात। आपसे संख्या पूछा गया है तो 40 अनुपात का मान पूछा गया है, 40 से गुना कर देंगे तो 400 आ जाएगा वह मूल संख्या। ठीक है 400। चलिए सवाल आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग बताते रहें। ठीक है अगर सवाल नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है आइए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, और इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी रेखा एफ जी के समांतर हैं। ई रेखा एफ जी पर स्थित एक बिंदु है। यह दिया गया है कि कोण ए बी ई बराबर 110, कोण ई सी डी बराबर 95, कोण बी ई सी बराबर यक्स। यक्स का मान आपको निकालना है। देखिए भाई यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये है। ठीक है ये समांतर रेखाएं हैं भाई, समांतर रेखाएं हैं, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब जब समांतर है, जब कोई समांतर रेखा किसी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर स्थित कोण का योग 180 अंश होता है। अगर ये 110 है तो ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो अगर यह 110 है तो पक्का यह 70 डिग्री होना चाहिए, होगा 70 डिग्री होगा। अब आइए इस पर, ये जो रेखा है इस रेखा को काट रही है तो यहाँ पर एक ही ओर कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाले, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। अगर हाई 95 है तो हाई कितना होगा बताइए, ये होगा कितना 85 डिग्री। कितना हो जाएगा 85 डिग्री। भाई दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो देखिए 9 8 17 और 10 18 यानी 180 अंश हो गया। अब अगर एक ही रेखा पर, एक रेखा है, एक रेखा पर 180 अंश के कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनाए जाएंगे उन सभी का सम 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनका इसका योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो अगर 70 ये है 85 ये है तो ये यक्स वाला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए 5 जोड़ेंगे 5 8 7 15 155 डिग्री हो गया। तो 180 में से 155 घटाएंगे वही यक्स का मान हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 5 और यहाँ कितना है भाई 7 में से 5 गया तो 2, यानी यक्स का मान क्या होगा 25 डिग्री आएगा। ठीक है यक्स का मान क्या आएगा 25 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है अगला क्वेश्चन, चलिए ये प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इन सभी वर्षों में कुल मिलाकर किन दो रेखाओं किन दो शाखाओं ने सबसे कम जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री की है। तो पहला वालों को चेक करते हैं, बी और डी। बी और डी को देखिए, यहाँ पर बी ये वाला है और डी ये वाला है। बी और डी को देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 57 65 25 45 है, यहाँ पर 26 25 45 65 48 है। ठीक है तुलना कर लीजिए, ऐसे ही तुलना कर लीजिए। ए और ई की बात करें, ए और ई 53 34 54 54 54 76 और ई 65 64 74 74 92 90। तो यहाँ पर वैसे ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर ए शाखा बी और डी में सबसे कम पॉलिसी बिक्री किया गया है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी का मान कितना है 11 है। ए माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर 3 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया। तो यहाँ से पहले ए का मान निकालिए, दोनों को जोड़ के आधा 11 प्लस 3 14 के आधा 7। बी का मान निकालेंगे, दोनों को घटा कर आधा तो 8। 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया तो 8, 8 के आधा 4। इसका स्क्वायर निकाल देना है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 6 15 4 5 1 6 यानी 65। कितना हो जाएगा यहाँ पर 65। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन, इसका मान बताइए क्या होगा।
बताइए। यहाँ पर भाग का साइन है, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3, और 4 तिया 12 में से 12 गया 0, खत्म हो जाएगा। यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 30 पुरुष वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। देखिए 30 पुरुष हैं, 41 दिन में कार्य को पूरा करना है। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 30 गुणे 41, 30 गुणे 41 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 3, 3 चौको 12, यानी 1230 यहाँ पर टोटल कार्य है। ठीक है, टोटल कार्य क्या है, 1230। अब होता क्या है यहाँ पर, 25 दिन बाद, यानी 25 दिन बाद, यानी 25 दिन तक, 25 दिन तक 30 पुरुष काम किए हैं। तो 25 दिन में 30 पुरुष कितना काम कर दिए, 25 या 75, यानी 750 कार्य यहाँ पर किया गया है। इसके बाद क्या होता है, 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। यानी अब कितने पुरुष हो गए भाई, अब 30 पुरुष 25 दिन तक काम किए हैं, 25 दिन के बाद 6 पुरुष और आ गए, यानी 30 पहले थे, 6 और आ गए, कितने पुरुष हो गए यहाँ पर, 36 पुरुष हो गए। कितने, 36 पुरुष। अब ये होता क्या है आगे, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। कार्य कितने दिन में समाप्त करना था, 41 दिन में। 25 दिन हो गया, अभी कितने दिन का कार्य बचा है, तो अभी 16 दिन का कार्य बचा है। लेकिन 6 पुरुष जब ज़्यादा आए हैं तो एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, 16 दिन नहीं, एक दिन पहले, यानी 15 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। तो कितना कार्य यहाँ पर किया गया, 15 छक्का 90 हासिल करना, और 15 तिया 45, 45 9 5 14, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 54, यानी 540 कार्य यहाँ पर हुआ है। टोटल कितने कार्य होगा यहाँ पर देखिए, 0, 5 4 9 और 7 5 12, 1290 यहाँ पर टोटल कार्य किए गए। हमें कार्य कितना करना था भाई, टोटल यहाँ पर कार्य हमारे पास क्या था, 1230 कार्य था। इसमें कहा गया कि यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरे होने में कितने दिन की देरी होती। देखिए हमें कार्य तो हमारे पास टोटल क्या था, 1230 था, लेकिन हमने 1290 कार्य किया। क्यों किया 1290, क्योंकि हमने 6 पुरुष एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दिया है। अगर हमने यहाँ पर कितना कार्य एक्स्ट्रा किया है, तो दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो 60 कार्य यहाँ पर एक्स्ट्रा किया गया है। अगर यही 60 कार्य जो एक्स्ट्रा किया गया है, अगर 6 पुरुष शामिल नहीं होते तो उसको कितने पुरुष मिलके करते हैं, 30 पुरुष मिलके करते हैं, कितना दिन लगता, तो 30 दूनी 60, यानी 2 दिन का समय देरी से होता। ठीक है, यही 60 काम जो है देरी से होता, तो 60 काम देरी से करने वाले कितने पुरुष होते, 30 पुरुष, तो कितना दिन की देरी से होता, 2 दिन की देरी से होता। तो 2 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सवाल का सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य की संख्या बताइए। मध्य की संख्या निकालने के लिए आप 2 से भाग कर देंगे 141 में, 2 से नहीं 3 से भाग कर देंगे। 141 है, मध्य की संख्या बताना है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्या 3 से भाग कर देंगे, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 7 21, यानी क्या हो जाएगा, मध्य की संख्या 47। मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, 47। ठीक है भाई, यहाँ पर कितने क्रमागत संख्याएं हैं, 3, और इनका योगफल क्या है, 141। तो 3 से भाग कर देंगे, मध्य की संख्या पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 20 24 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों लोग कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य ये कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी 24 दिन में,
और 80 30 दिन में। तो टोटल कार्य माना जाएगा, टोटल कार्य वह कार्य होगा जो इन तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाली संख्या इसका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम क्या होगा 120। 120 टोटल कार्य है। 20 छक्का 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12, 4 बार में यहाँ जाएगा। ठीक है, अब 120 कार्य को तीनों लोग जब मिलके करेंगे तो 6 4 10 15 की क्षमता से काम करेंगे। 15 बट्ठे 120 तो 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई, तो पाई रहेगा क्योंकि ऑप्शन में पाई है। आर स्क्वायर, आर का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100 पाई। ठीक है, तो 100 पाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके वास्तविक मूल और समान मूल हैं। वो कितना है भाई? 3/5 है। तो वह द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमने भी बताया है एक सवाल में कि मूलों का योग निकालना पड़ेगा, मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप मूलों का योग निकालिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3/5, दोनों मूल 3/5 है, समान है 3/5, तो 3 3 6/5 यहाँ पर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी 6/5 इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो 9/25 बराबर 0। इसका लॉसर लेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 से भाग करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 यक्स और माइनस 5 6 30 यक्स, ये स्क्वायर होगा 25 यक्स स्क्वायर और माइनस 30 यक्स और प्लस का 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 25 यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स प्लस का 9, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न होगा यही। देखिए यहाँ पर सवाल इस प्रकार से दिया गया है, 5 पर 2 घात और इस पर भी घात क्या है? 4 है, गुणे 5 पर घात कितना है? 3 है। ठीक है, बड़े कोष्टक में है और भागा यहाँ पर क्या है? 5 पर घात कितना है? 9 है। ठीक है, देखिए ये जब घात के ऊपर घात ऐसे ब्रैकेट के बाद घात होता है तो इसका गुणा कर देते हैं, तो 5 पे घात क्या जगह 8 और ये भी 5 पे घात क्या है? 3। आधार समान है, घात जुट जाता है, तो 8 3 11 यानी 5 पे घात 11 और यहाँ भागा कितना है? यहाँ पर 5 पे घात 9 है। भाग देंगे तो घात घट जाता है, आधार जब समान होता है तब। यहाँ भी 5 आधार है, यहाँ भी 5 आधार है, ये 5 पर घात क्या हो जाएगा? 11 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 2। 5 पे 2 का मतलब 25। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 27 क्वेश्चन किए हैं और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जो भी दिक्कत डाउट समस्या होती है आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देने का प्रयास मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।